स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, क़ायदीन इकराम, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, सलाम अलैकुम। मक़बरों को भी सलाम। दो पार्टियों के मक़बरा आए हुए हैं, चिच्चा के भी भतीजे के भी। ये हल्का उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, डीसी पटेल कॉलोनी, चादरघाट, चौखंडी। अल्लाह ताला ने 2009 में यहाँ का कारपोरेटर मुंतखब होने का मुझे मौका दिया और यहाँ के लोग गवाह है मेरी बात के। बाजू मस्जिद के जितने मुसल्ली हैं या इस महल्ले में रहते हैं, जरा इसको सीधा करो, बस छोड़। ये तमाम लोग गवाह हैं कि मैंने इंतखाबात जीतने के बाद में इस बस्ती में कितने काम करवाए। सबसे पहले तो यहाँ पर पॉल्यूशन, आज से 10 साल पुरानी बात कह रहा हूँ कि वाटर पॉल्यूशन बहुत आता था। इत्तेफाक की बात यह थी कि ये हल्का कभी याकूतपुरे में भी आया करता था। जब ख्वाजा अबू सईद साहब एमएलए थे तो याकूतपुरे में आया करता था। फिर उसके बाद में मलकपेट में आने लगा। जब मालरंगा रेड्डी, सुधीर कुमार एमएलए थे तो इस हल्का जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का टेल एंड एरिया था, आखिरी का कोने का एरिया था। कोई आते नहीं थे यहाँ पर एरिया में, देखते नहीं थे। बहुत सारी तकालीफें थी इस एरिया में। अल्लाह ने मुझे खिदमत का मौका दिया और मैंने खिदमत की। सारे लोग गवाह हैं, मेरे मुखालिफिन भी मेरे काम के बात पर इतराज़ नहीं कर सकते। अब मजबूरी है, कोई दिमाग से सोचता है तो कोई पेट से सोचता है। तो पेट से जो लोग सोचते हैं वो मेरी मुखालिफत करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी होती है। बल्दिया इलेक्शन है, मैं समझता हूं कि फर्स्ट अप्रैल के दिन इंतखाबात का ऐलान हो गया। कई उम्मीदवार है आपके दरमियान में। ये हल्का खवातीन का हल्का किस लिए किया गया, पहले ये मैं कहता हूं। पहले तो ये लोग सोचे 2002 में मैं इंतखाबात चंचलगुड़े से लड़ा। चंचलगुड़ा यानी चंचलगुड़ा, शाह कॉलोनी, बागे जहरा, गुड्डी बोली, छोनी नादेली बेग, कुरमागुड़ा। जीतने के बाद में अल्लाह ने मुझसे काम लिया। आप जाकर देखें, दबीरपुरा ब्रिज के बाजू जो दरगाह हजरत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह है, 50-100 साल पुराना कब्रस्तान, शहर की बड़ी बड़ी कदीम शख्सियतें वहां पर दफन है, लेकिन उसको बाउंड्री वॉल नहीं थी। सबसे पहले पूरे कब्रस्तानों की बाउंड्री वॉल उठाया, अंदर स्ट्रीट लाइट लगवाया। सुल्तान दायरा कब्रस्तान, लोधी खान ग्रेवयार्ड, अब्दार खाना कब्रस्तान। फिर उसके बाद में बागे जहरा में पानी की किल्लत थी। उस पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कृष्णा वाटर को टैप करते हुए चंचलगुड़ा वाटर टैंक को मैंने बनवाया। करीब वो जमाने में 14 करोड़ रुपए का वाटर टैंक बना वर्ल्ड बैंक से। आज अल्लाह का इतना फजल है कि उस हल्के में फर्स्ट फ्लोर पर पानी आ रहा है। मैं आज 10 साल से उस हल्के का कारपोरेटर नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके घर की कोई शादी, छोटी भी अगर घर में दावत होती, 5-5, 10-10 टेलीफोन करके मुझे बुलाते। तो मेरा रिश्ता ऐसा था। जब वो सीट रिजर्व कर दिए, बीसी रिजर्वेशन करे, तो बीसी रिजर्वेशन कहां पर होता मेरे भाई? जहां पर ये जो लद्दाफ लोग रहते हैं, जो रुई का कारोबार करते हैं,
आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की बीसी लिस्ट में, मुस्लिम्स में उनका नाम आता है। सेंट्रल बीसी लिस्ट में कुरैशी ब्रदरान का नाम आता है। पूरे हल्के में अगर आप ढूंढ के निकालेंगे तो 5 या 10 भी लद्दाख नहीं निकलते वहां पर, लेकिन उस हल्के को बीसी कर दिए। ठीक है, हम फिर हिजरत करें, इधर आए आजमपुरे में। आजमपुरा लड़े तो ये सोचे कि कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा, कमल नगर, मूसा नगर, चौखंडी, पूरा रसूलपुरा, विनायक वेदी ले जाके डाल दिए उसमें। पूरे हल्के जो है 30,000 के थे, मेरा हल्का 50,000 का था। फिर मेहनत किए लोग, अमानुल्लाह खान की फोटो को देखकर मुझे वोट दिए। इस बस्ती में लोग मुझे पहचानते भी नहीं थे। मैं जब दूसरी मर्तबा पैदल दौरा कर रहा था, जैसा ही मैं हैंड बिल देता, खान साहब की फोटो देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। फिर दूसरे पूछते थे कि आप ही थे जो कारपोरेटर थे बाजू? मैं बोला जी हाँ। फिर आप इधर से क्यों लड़ रहे हैं? अब हम हमारी दास्तान सुनाए पूरी। खैर, लोग यहाँ के मुझे इज्जत दिए, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ने मुझे दूसरी मर्तबा कारपोरेटर का मौका दिया, मैंने खिदमत किया। आप सब गवाह है इस चीज के। यहां से आगे जाने के बाद में खबरस्तान था, आप लोगों को याद होगा। उसकी दीवार उठाने के लिए कितना लड़ना पड़ा मुझे। आखिरी में पुलिस पिकेट बिठाकर रोजाना 8 दिन तक सब काम धंधा छोड़कर मैं आकर यहाँ पर बैठ जाता था। वो साहब मेरी बात की गवाही दे रहे हैं कि इस कदर गंदगी हुआ करती थी वहां पर कि पूरा, यानी जब अगर बारिश हो जाती तो बोली, अंदर एक बोली है कब्रस्तान में, एक छोटा आशुर खाना भी है वहां पर। मैंने लड़ झगड़ कर लोगों से कब्रस्तान की दीवार उठाई, आज लोग तारीफ करते हैं। उधर कोने का जो एरिया है बहुत डाउन में था। जब बारिश का पानी बहता तो उधर के मकानों में जो है पूरा आधे मकानों में पानी आ जाता था। एक बड़ी ड्रेन डला के वो चौखंडी से पानी बाहर निकाला, पूरा आपके मूसा नदी तक पाइप ड्रेन लेके गया। कई काम अल्लाह ने करवाए। अभी मुझे देखकर हैरत हुई, अब मैं जब रास्ते से आ रहा था डबीरपुरे से, हमारे बाबू मियाँ डुड्डी के सामने एक हाईमास लगवाया था मैं। आज वो हाईमास बंद है मेरे भाई। इधर भी कहीं एक हाईमास हम लगाए थे, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि ये बल्दियाई इंतखाबात हो रहे हैं। अब लोग जो है हमारे मुखालिफिन खामोश नहीं बैठे। पहले कांग्रेस से साजिश करे, हल्का रिजर्व करे, फिर टीआरएस से साजिश करे, फिर टीआरएस से साजिश करके आजमपुरे को खवातीन हल्का बना दिए। ठीक है, हमारी अहलिया यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लिए, मैं अकबरबाग में हिस्सा लिया वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ये बात आज मैं बहुत वाज़े खुलकर कह रहा हूँ कि जब किसी खवातीन हल्के में हिस्सा लेती हैं तो वोटर्स का इंटरेस्ट चले जाता। अरे भाई ये लेडी इलेक्शन जीतेंगी क्या, हमारा काम करेंगी क्या, ये एक दिल में बात आ जाती वोटर्स के। तो वोटिंग परसेंटेज गिर जाता, पोलिंग परसेंटेज गिर जाता जहां पर खवातीन की नुमाइंदगी या खवातीन कैंडिडेट होते हैं। तो और एक दूसरी चीज ये हुई कि टीआरएस वाले अचानक एक्टिव हो गए एरिया में। एमआईएम और आपके टीआरएस का अलायंस हुआ 2015 इलेक्शन में, और हमारे उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब अचानक से निकल के पूरे एरिया में फिरे। मैं कई मरतबा उनको समझाने की कोशिश किया कि देखिए ना, आप जीतेंगे ना मुझे जीतने देंगे। तो जो नॉन मुस्लिम वोट, जो हिंदू वोट मुझको आते थे, उन बस्तियों में गए, जाकर उन्होंने ये वादा किया कि मैं तुमको 2 बेडरूम फ्लैट दूंगा। आज ही मुझे एक लीडर मिला, वो बोला कि मैं बहुत बड़ी गलती किया कि लास्ट इलेक्शन में आपका साथ नहीं दिया। मैं महमूद अली साहब के बातों में आकर कि वो मुझे चेयरमैनशिप देते बोले तो मैं टीआरएस ज्वाइन कर लिया। आज मूसानगर में विनायक वेदी में एक बीजेपी का लीडर मुझे मिलकर कह रहा था कि मैं टीआरएस में ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती किया। तो मेरा बतलाने का मतलब है कि लास्ट टाइम जो है टीआरएस वाले, अगर मेरी आवाज उन नॉन मुस्लिम वोटर्स तक जा रही है तो गौर से सुनो मेरी बात।
आजमपुरे में कोई जीतने वाला नहीं। यहां पर कांग्रेस बराए नाम है, बीजेपी बराए नाम है, टीडीपी तो है ही नहीं। यहां पर टीआरएस के कुछ लोग फिर रहे हैं। आप लोगों ने लास्ट टाइम कोशिश करके देख लिया कि टीआरएस यहां पर नहीं जीती। अगर आप लोग मुझको वोट देंगे तो मेरी अहलिया यहां से मुंतखब होगी, यहां से इलेक्शन जीतेगी, तो आपके भी कुछ काम बनेंगे। लास्ट टाइम आप लोग टीआरएस को वोट देकर देखे, बहुत बड़ा मेरा नुकसान करवाए। आप लोग अपना वोट जाया किए। वोट उसको देते हैं जीतने वाले उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। तो इस बस्ती में जितने गैर मुस्लिम हजरात हैं, जो हिंदू हजरात हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपना वोट वेस्ट मत करिए। आप जब वोट देने जाएंगे तो आप सोचिए, तमाम लोग पढ़े लिखे हैं। आज सुबह में मैंने पदयात्रा करते वक्त डोर डोर जाकर एक एक से मिला। मैं कुछ दिन पहले मेरी रैली भी आई थी, तो यहाँ पर मैं उनसे भी मुलाकात किया। अब जो यहाँ पर बस्ती के जो बुजुर्ग लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि हो सकता है कि आपके मेरे मुलाकात फिर ना हो इस जलसे के बाद में। उमन तो इस बस्ती में कभी जलसे होते नहीं। मैं जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था तो जब ही यहाँ पर बस्ती में इलेक्शन जलसा हुआ था। अब फिर इलेक्शन के बाद में कभी जलसे होते नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा जलसों का ट्रेंड भी नहीं है। लेकिन फिर भी बारिश के बावजूद इतने लोग यहाँ पर जमा होना, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। बस्ती के नौजवानों से गुजारिश करने आया हूँ मैं। देखिए कि आज जो है आजमपुरे के वोटर्स पे सारी दुनिया की नजर है। सारे दुनिया के लोग आज आजमपुरे के वोटर्स क्या करते हैं, क्या तस्वीर करते हैं, क्या फैसला करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जो है खिदमत और दौलत की जंग चल रही है। सदर मोहतरम अहमद बलाला साहब को यह कह दिया गया है कि अगर आजमपुरा हारेंगे तो तुम दारुसलाम की सीढ़ी नहीं चढ़ना। अब बेचारों के पास दौलत बहुत है, पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। कैसा कमाए, क्या कमाए, सब बच्चों को मालूम है। पैसा जो बच्चा दिख रहा उसके गले में हाथ डाल रहे हैं, 50,000 रुपए उसके जेब में डाल दे रहे हैं। कभी लास्ट बल्दिया इलेक्शन से लेके ये इलेक्शन तक कभी आए क्या बोलिए आप बस्ती में? क्या कभी यहां पर आके कुछ पैसे बांटे क्या? मैं जब कारपोरेटर था, इस बस्ती के नौजवान गवाह है कि बल्दिया से कितना स्पोर्ट्स का सामान लाकर मैं देता था। क्रिकेट के किट्स देता था, शटिल के बैट्स देता था, कैरम बोर्ड देता था, जिम का मटेरियल देता था। आज आप बतलाइए, क्या कोई पिछले 5 साल में, मैं यहाँ के कारपोरेटर मोहतरमा से चैलेंज कर रहा हूं, मैं उनके शोहर से चैलेंज कर रहा हूं कि बल्दिया से आप कितना स्पोर्ट्स का सामान इस बस्ती में दिलाए, बताइए। मैं अहमद बलाला साहब से चैलेंज कर रहा हूं कि इस बस्ती में जब कोरोना वायरस चल रहा था, लोग परेशान थे, पूरा लॉकडाउन था, क्या बतलाइए, एशिया का सबसे बड़ा दवाखाना दक्कन मेडिकल कॉलेज की कोई टीम आई थी क्या यहाँ पर आपको मदद करने के लिए? क्या आसरा हॉस्पिटल की कोई टीम आई थी क्या? आप बतलाइए। सिर्फ सोशल मीडिया में एक चावल की पैकेट 5-5 लोग बांटकर फोटो लेना, सोशल मीडिया में डालना, यही किया गया। किसी ने नहीं पूछा, ना उस्मानपुरे को पूछे, ना कट्टलगुड़े को पूछे। हमारे बेचारे महमूद अली साहब तो आना ही छोड़ दिए थे आजमपुरे को। जिस दिन से बल्दिया का इलेक्शन हुआ यही नजर आ रहे हैं, कहीं जा रहे नहीं। कल बल्दिया का इलेक्शन हो जाएगा, फिर लापता हो जाएंगे बेचारे, फिर कहां चले जाते कि जाके अपने मिनिस्टर क्वार्टर में रह जाते। कई उनके लोग रिश्तेदार हैं यहाँ पर। मैं उन तमाम रिश्तेदारों को मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे 5 साल तक, वो होम मिनिस्टर है 2 साल से, क्या कोई अपने रिश्तेदार का फायदा पहुंचे क्या? पूछिए। क्या कोई अहिल्या ने महल्ला उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, आजमपुरे का कोई एक आदमी को सरकारी नौकरी दिलाई क्या? मैं चैलेंज कर रहा हूं। अरे एक मामूली सी होमगार्ड रखा है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपको। मैं किस सूरत से आप टीआरएस के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, बतलाइए आप। जब अल्लाह ताला किसी को इख्तिदार देता है तो सबसे पहले वो अपने दोस्त, अहबाब, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों का फायदा करता है, जरूरतमंद का फायदा करता है। अल्लाह ने महमूद अली साहब को 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखा,
2 साल से होम मिनिस्टर है। मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरे आजमपुरा डिवीजन में एक आदमी को होमगार्ड की नौकरी दिलाई क्या, बताओ आप। मामूली सी बात है मेरे भाई। मेरे वालिद एमएलए थे, 30 साल 35 साल एमएलए थे। अगर कोई आता, होमगार्ड का इनोवेशन होता, होमगार्ड की नौकरियों में भर्तियां होते थे, मामूली सी थी एक सिगरेट डब्बी पे लिख के अगर कमांडेंट होमगार्ड को भेजा देते तो शाम में उन्हें ड्रेस पहन के आके सलाम करता था। एक वाकया सुनाता हूं मैं आपको। राशन के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट राशन की दुकान अलर्ट हो रहे थे वो जमाने में, तो कोई हमारे चंचलगुड़े के बच्चे आए, आकर बोले कि साहब हमको राशन की दुकान होने का है। तो उस वक्त के वजीर पी जनार्दन रेड्डी साहब सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे। मैं अहलियाने महल्ले के सामने ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नुमाइंदगी किस तरीके से की जाती है। गाजी मिल्लत जब बाहर निकल रहे थे, फोन मिलाए, पीजेआर को फोन मिलाकर कहा कि मेरे महल्ले के कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनको राशन की दुकान होने का है, आपके पास मैं भेज रहा हूं। वुमेन कैटेगरी में एक दुकान खाली है डबिलपुरे में, आज भी वो मैं जाते वक्त देखता हूं वहां पर राशन की दुकान वुमेन कैटेगरी में है। इनकी अहलिया जो है बीएससी ग्रेजुएट है, आप इन पर गौर करिए। बोले पीजेआर उस वक्त का मिनिस्टर है। चंचलगुड़े से खैरताबाद गए, जब तक तकरीबन 1 घंटे का रास्ता हो गया, बाहर जाने वाला मंत्री रुक गया, अमानुल्लाह खान का फोन आता है और वो लोग जाकर मिलते हैं। कोई एक पेपर उठाता है पीजेआर, वो पेपर पे लिख कर देता है कि अलॉट 1 शॉट टू सो एंड सो पर्सन। 3 दिन के बाद में मालूम होता है कि राशन की दुकान अलॉट हो गई और मियां बीवी दोनों आज की तारीख तक कारोबार कर रहे हैं। अरे होम मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, अल्लाह ने तुमको बनाया। एक आदमी में बोल रहा हूं ना भाई, पूरा उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, आजमपुरा, चादरघाट, चौखंडी, चंचलगुड़ा, एक आदमी का इन्हें फायदा पहुंचा है क्या, बताओ आप। अरे महल्ले वालों का छोड़ो, मैं चैलेंज कर रहा हूं इनके एक रिश्तेदार का फायदा पहुंचा है क्या, पूछो आप। सगे भाइयों का फायदा नहीं पहुंचा है। फिर आ जाए इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं आके महल्ले में। बोलो आप क्या सूरत से वोट मांग रहे हैं, आप बताइए। जब आप किसी के बुरे वक्त में साथ नहीं दिए, कोविड-19 में आप साथ नहीं दिए, अब आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात। पूरा तेलंगाना एजिटेशन चला मेरे भाई, याद है ना आप लोगों को। तेलंगाना एजिटेशन में सबसे ज्यादा अगर कोई मुखालिफत किए तेलंगाना की तो ये 2 भाई थे। राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर, राजशेखर रेड्डी का खास आदमी केवीपी रामचंद्र राव के गोद में बैठकर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की, पूरे तेलंगाना की मुखालिफत की, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना की मुखालिफत की। लेकिन तेलंगाना की मुखालिफत इतनी किए कि आखिर में प्रणब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट पेश हो रही है। उसके बावजूद अभी 1 घंटे में तेलंगाना का ऐलान होने वाला है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना की मुखालिफत करते रहे। तेलंगाना अलग हुआ। केसीआर क्योंकि तेलंगाना के लीडिंग रोल में थे, उनकी पार्टी टीआरएस पावर में आई, चीफ मिनिस्टर बने। सबसे पहले अगर कोई पहुंच गए तो दस्तरखान के 2 बिलावड़ वहां पर पहुंच गए, जाके बोले केसीआर साहब को फ्रेंड्स। उन्हें बोला, आप सोचा केसीआर भी बहुत दिमाग वाले इंसान है। आप देखिए 69 में एजिटेशन चला, तकरीबन 60-70 बच्चे मरे, लेकिन तेलंगाना नहीं मिला, दुनिया का एजिटेशन हुआ। अब जो है बहुत कम एजिटेशन में तेलंगाना आ गया डिप्लोमेटिक, तो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने सोचे कि भाई अगर ये मैं 2 बच्चों को साथ नहीं रखा तो फिर ये लोग जाके कुछ भी फिसाद कराते, ठीक है इनको बिठा के रखो खामोश। आप गए, असदुद्दीन ओवैसी बाहर निकल के ये बोले कि वी आर सपोर्टिंग टीआरएस गवर्नमेंट। किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हम तेलंगाना की तरक्की के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम हैदराबाद की तरक्की के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं बतलाता हूं कि हम मुसलमानों के मफाद में सपोर्ट कर रहे हैं, बता। तो अब क्या मफाद हुआ मेरे भाई। 2014 से लेके 2018 इलेक्शन चले गया, 2019 चले गया पार्लियामेंट इलेक्शन, 2020 चले गया, आ गया। जैसा ही
इलेक्शन तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ। अभी वहां पर मैं समझता हूं कि तेलंगाना स्टेट फॉर्म होने के थोड़े दिन के बाद में अचानक किशनबाग में एक मामूली सी वाकया हुआ किशनबाग में। वो वाकया क्या था कि कोई सरदार जियों के झंडे को जलाए थे, कोई मुसलमानों पर शक किया, अचानक से सरदार जिया निकल के घरों को जला दिए और पुलिस की फायरिंग हुई। 4 निहत्थे लोग, 4 मजलूम लोग मर गए। एक मासूम बच्चा स्कूल को जा रहा था, उसको गोली लग गई। एक मस्जिद के मौजन साहब को गोली लग गई, एक खवातीन को गोली लग गई, एक और एक बंडी ढकलने वाले को गोली लग गई। 4 लोगों को गोली लग गई। आपको जाने दो ना, 1-2 मिनट, इसके बाद ये हो जाती। उसके बाद में क्या किए ये लोग, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ख़याम अमल में आया कि ये जो 4 लोगों को गोली लगी है उसके ऊपर हम तहकीकात करेंगे बोलकर। क्या तहकीकात करेंगे कि 4 लोगों को किस लिए गोली लगी। आज 6 साल का अरसा हो गया मेरे भाई, 4 लोगों, वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आज की तारीख तक नहीं आई। यहाँ पर ऐवान असेंबली में आज की तारीख तक नहीं आई। उसके बाद में फिर एक वाकया हुआ। क्या वाकया हुआ सुनिए। आलेर में इनकाउंटर हुआ, जुडिशियल कस्टडी में है, आलेर में इनकाउंटर हुआ। आज की तारीख स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फॉर्म करे, लेकिन आज की तारीख तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट नहीं हुई। एनएचआरसी की तरफ से ये रिपोर्ट आ गई कि वो इनकाउंटर फेक था बोलकर आ गई और 5 लाख रुपए इस ग्रेशिया देने के लिए आ गई। फिर उसके बाद में केसीआर साहब ने वादा किया था। क्या वादा किया था कि मैं वक्त कमिश्नरेट दूंगा। आज की तारीख तक वक्त कमिश्नरेट नहीं आया। केसीआर ने वादा किया था कि मैं वक्त प्रॉपर्टी मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा। आज की तारीख तक 12% रिजर्वेशन नहीं आया। मुस्तफाउद्दीन का वाकया हुआ। मुस्तफाउद्दीन एक आर्मी के रिसाल में एक मासूम बच्चे को आर्मी के 2 लोग बदफेली करके उसको जिंदा जला दिया गया। उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी। आज की तारीख तक उन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया और आज की तारीख तक उन कातिलों को उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं पेश की गई। तो अब मेरा सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM, TRS किस लिए दोस्ती किए थे कि अवाम की भलाई के लिए, एरिया को डेवलप करने के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए किए थे, लेकिन ना तो एरिया डेवलप हुआ। आज हैदराबाद की क्या हालत है, 1 घंटे की बारिश पूरा हैदराबाद को डुबा देती मेरे भाई। 2004 से लेकर 2020 तक मुसलसिल तालाबों पर कब्जे होते रहे। मुसलसिल मैं लेटर लिखते रहा, मुसलसिल कई कोर्ट में केसेस गए, लेकिन ना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में तालाबों को बचाया गया, ना तो TRS की गवर्नमेंट में तालाबों को बचाया गया। आज अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर को मैंने एक लेटर लिखा कि ये सब बात छोड़ दीजिए। अगर आप वाकई दयानतदार हैं और आप में हिम्मत है तो 2004 से लेकर 2020 तक कितने तालाबों पर किस किस ने कब्जा किया उसकी CBI इंक्वायरी करवाई जाए। आज की तारीख तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस से इस लेटर का जवाब नहीं आया मेरे भाई। कौन करे? इनके लोगों से पूरे मीरालम तालाब कब्जा, बालापुर तालाब कब्जा, पूरे तालाब कब्जा। अरे सीमांचल जा रही, सीमांचल जाके बोल रही कि वहां पर मुसलमानों की बदहाली है। अरे बाबा, सीमांचल कहीं को जा रही? या उस्माननगर 3 महीने से डूबा हुआ है। उस्माननगर 3 महीने से डूबा हुआ है। 3 मसाजिद डूबे हुए हैं, लाश निकल रही। हर 8 दिन को अंदर से घरों में से एक लाश निकल रही। अब तक 4 लाश निकल गए वहां से, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अरे सबसे बड़ी हैरत की बात, जलपल्ली जो उस्माननगर का एरिया आता है, वहां का चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन है। वहां का असदुद्दीन ओवैसी की सूरत देखकर वहां के मुसलमानों ने ओढ़ दिया वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। 3 महीने से डूबा हुआ है मेरे भाई उस्माननगर। आज तक एक मरतबा असदुद्दीन ओवैसी नहीं गए, एक मरतबा अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं गए, ना तो अहमद बलारा गए, ना कोई रिलीफ का सामान लेके गए। अरे एक मेडिकल कैंप नहीं है। ये अमजदुल्लाह का ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाला,
डालने के बाद में ऑर्डर आया कि वो पानी निकालो और मेडिकल कैंप करो। हाई कोर्ट में रिट डाली एक खवातीन, उसके बाद में ऑर्डर आया कि पानी निकालो। आज की तारीख तक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सबिता इंदिरा रेड्डी वहां की खवातीन मिनिस्टर है मेरे भाई, वहां की मिनिस्टर है खवातीन, लेकिन मिनिस्टर रहने के बावजूद वहां पर अपने हल्के में पानी नहीं निकाल सक रही, तो क्या हुकूमत काम करेगी बताइए आप। यहां पर आपको मजबूत नुमाइंदगी करना पड़ेगा। जब से जीएचएमसी का इलेक्शन का ऐलान हुआ, अचानक से पूरे बीजेपी वाले उठ गए। आप सोशल मीडिया देखिए, यूट्यूब खोलिए, सिर्फ बंडी संजय का बयान आ रहा, असदुद्दीन को गालियां दे रही। फिर आपके वो निजामाबाद का एमपी, क्या नाम है उसका, वो गुंडू का, वो गुंडू भोंडा बोल रहा, उन्हें किसके खिलाफ में बोल रहा, असदुद्दीन ओवैसी को कहते शेरवानी लटका देता हूँ, तेरी दाढ़ी काट देता हूँ। ठीक है, अब आप बताइए, ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा, बल्दिया के नल लाइट ड्रेनेज मोहरी का इलेक्शन हो रहा, या ये हिंदू मुसलमान का इलेक्शन हो रहा, बताइए आप। इन्हों जाके उनको जीता है ना वहां पर। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, एमआईएम का एक कैंडिडेट नहीं है, पूरा मीडिया जो है असदुद्दीन ओवैसी को बता रहा। मैच फिक्सिंग को समझिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, जबकि एआईएमआईएम का एक कैंडिडेट नहीं है, रोजाना टीवी पे आकर असदुद्दीन ओवैसी जो है अनाप शनाप कुछ ना कुछ ऐसी गुफ्तगू करते ताकि मेजॉरिटी वोट एक जगह हो। लेकिन दिल्ली वाले समझ गए कि ये क्या मैच फिक्सिंग चल रही, ये क्या WWF चल रहा। उसके बाद में दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को वोट दिए, बीजेपी को हरा दिए। लेकिन फिर इलेक्शन आया महाराष्ट्र में, मौसूम अपनी जमात को लेके महाराष्ट्र पहुंच गए, 70 कैंडिडेट डाल दिए मेरे भाई। अरे यहाँ पर 7 से नहीं बढ़ रही, यहाँ पर जो है नामपल्ली से निकल के सिकंदराबाद नहीं जा रही, वहां जाके महाराष्ट्र में 70 कैंडिडेट डाल दिए। हेलीकॉप्टर में फिर रही, हेलीकॉप्टर में फिर रही। ये हेलीकॉप्टर कहां से आया बताइए आप। अब ये है कि इंग्लिश में एक वर्ड है थैंक्स गिविंग, क्या नाम है उसका, थैंक्स गिविंग, यानी अगर कोई मेरे लिए अच्छा काम किया तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये पूरी बीजेपी की टीम हैदराबाद आके इनका शुक्रिया अदा कर रही। कैसा शुक्रिया अदा कर रही, बंडी संजय सुबह नींद में से उठा तो असदुद्दीन ओवैसी को गालियां देना, फिर निजामाबाद का एमपी गालियां देना, फिर खैर वो तो आवारा पुट्टा गोशा महल का, उसके तो मुंह को लगानी नहीं है। अरे भाई, अमजदुल्ला खान को हराने के लिए जितनी कोशिश कर रही ना, जितने साजिशें कर रही, क्या कभी वो गोशा महल के आवारा पुट्टे को हराने के लिए कोशिश करे क्या, बताओ आप, नहीं करे। उसको तो जाके अब आप देखिए और एक साजिश कैसी करे, गोशा महल में एआईएमआईएम का कैंडिडेट नहीं है वहां पर, तो जहां पर कैंडिडेट नहीं रहता वहां पर इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाके वहां जलसा नहीं करती। वहां पर पूरा यकीन हो गया कि साबिका में जितने भी राजा सिंह को जिताए थे गोशा महल में, जो मारवाड़ी लोग, क्योंकि मेरे कई दोस्त थे मारवाड़ी लोग, तो जो मारवाड़ी लोग गाय के पेशाब पे कसम खा के मुकेश से बदजन होके राजा सिंह को जिताए थे, तो उसके हारने के इम्कानात हो गए थे और वहां के टीआरएस के कैंडिडेट के जीतने के इम्कानात हो गए थे। अब इन्हों बोले एक आदमी है ना, मेरे को गालियां कोई देते रहे तो मेरे को भी वोट मिलते, सब भूल जाते इलेक्शन में, नल लाइट ड्रेनेज बोरी भूल जाते, नहीं इस्लाम खतरे में है, चलो मेरे भाइयों सब मुद्दे। अब आप देख रहे ना, पूरे व्हाट्सएप पे एक फोटो फिर रही, पूरे बीजेपी के लीडरों को एक तरफ डाल के, असदुद्दीन ओवैसी को एक तरफ डाल के, उन्होंने सब एक हो गए, अपन एक हो जाओ, ये मैं इनको वोट दे दो। अब यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा कुछ है क्या मुद्दा बताओ आप, सब भूल गए, घरा डूबे सो भूल गए, कोरोना वायरस में हुकूमत इलाज नहीं कराई सो भूल गए, लेके जाके गांधी हॉस्पिटल में पूरे लोगों को डाल दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले भूल गए। अब क्या याद है लोगों को, अरे नहीं भाई वो बीजेपी वाले ऐसा गालियां दे रही। अरे बाबा जरा समझो सियासत को, सियासत की एबीसीडी पढ़ो, इसलिए बोलते हैं घर में एक इंग्लिश अखबार लगाओ, क्या आ रहा हिंदू अखबार में पढ़ो, क्रॉनिकल में क्या आ रहा पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या आ रहा पढ़ो आप। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब सिर्फ आप देख लीजिए, जो टीवी चैनल लोकल खोलेंगे या कोई यूट्यूब खोलेंगे
या कोई फेसबुक खोलेंगे, सिर्फ ये बता रहा बीजेपी वर्सेस एमआईएम। चलिए ठीक है, अब इन्हों भी बोले बीच में, केटीआर साहब बोल दिए कि मजलिस से हमारी दोस्ती नहीं है, ठीक है। फिर हमारे फोकले एमएलए साहब भी बोले, क्या बोले, 2 मंथ्स में, 2 महीने में मैं हुकूमत गिरा देता हूँ, खुद गिर गए दूसरे दिन बेचारे। अरे मैं वो एमएलए साहब से पूछ रहा हूँ कि 2 महीने में आप हुकूमत गिराने वाले 3 महीने में मस्जिदें क्यों नहीं बनाए सेक्रेटेरिएट के, बताओ आप। क्या मेरा सवाल गलत है? जब आप इतने ताकतवर हैं, अरे मियाँ, अगर कोई जाके केसीआर को तुम्हारा रिकॉर्ड सुना दिए तकरीर का, वो पूरे तुम्हारे महलों की इंक्वायरी होती, वो जो मुकरम जाके महलों पे तुम बैठ के कब्जा करके जो प्लाटिंग करे, इंक्वायरी हुई तो जिंदगी भर जेल में गुजरना, फिर बची कुची जिंदगी। जरा जबान संभाल के बात करो, केसीआर इज वेरी डेंजरस। तो ये बातें हैं मेरे भाई, ये बल्दिया का इलेक्शन है, इसको लाके हिंदू मुस्लिम बीजेपी वर्सेस एमआईएम मत करो। ये खाली सोशल मीडिया का एंटरटेनमेंट है। ये पूरे आ रहे हैं, मेरे को हंसी हुई, मोदी साहब भी आ रहे हैं कहते कल हैदराबाद को। अरे बल्दिया इलेक्शन में 3-3 सेंट्रल मिनिस्टर आने वाले हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले सेम जैसा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में इनको इस्तेमाल करे। हम शुरू से बोल रहे हैं केसीआर साहब, ये सांप के बच्चे को दूध नको पिलाओ, एक दिन ये सांप का बच्चा तुमको डसता। नहीं सुने, केसीआर साहब नहीं सुन रहे, केटीआर नहीं सुने, कविता नहीं सुने, संतोष साहब नहीं सुने, कोई भी नहीं सुने। आज जो है ये बच्चा इनको डसना चालू हो गया। ये इलेक्शन छोड़ दीजिए, आने वाले असेंबली इलेक्शन में क्या प्लानिंग होने वाली है सुनिए। अब ऐसे ही इश्तिहार होंगे, तकरीर होंगे 2-3 साल तक। सो डेवलपमेंट मर गया हैदराबाद का। अब इन्हों उनको गाली देंगे, उन्हों इनको गाली देंगे। फिर बीजेपी वाले जो है कम से कम यहाँ पर 120 सीटों में से 40-50 सीट जीतने के लिए अब इनको इस्तेमाल करेंगे। अब इनको इस्तेमाल करते या डरा के काम लेते वो अलग चीज है। अच्छा, केटीआर साहब क्या बोले, एमआईएम का टीआरएस का अलायंस नहीं है बोल रहे ना। मैं 2 दिन पुराना वाकया सुनाता हूँ आपको। जब बल्दिया इलेक्शन का ऐलान हुआ, फरीदुद्दीन साहब को मशीराबाद के इंचार्ज बनाए थे, एमएलसी फरीदुद्दीन को। फरीदुद्दीन साहब जो है वहां पर एक एमआईएम के कारपोरेटर के एरिया में पदयात्रा करे 2 दिन। तीसरे दिन उनका ट्रांसफर हो गया। उनको बोले आज से आप यहाँ के इंचार्ज नहीं है, आप जाओ सिकंदराबाद के इंचार्ज बन जाओ बोल के भिजा दिए उनको। तो मेरा बोलने का मकसद है कि ये कल बल्दिया इलेक्शन हो जान दो, फिर टीआरएस एमआईएम एक हो जाते। कल बल्दिया इलेक्शन हो जान दो, ये बीजेपी वाले हैदराबाद को भूल जाते, फिर असेंबली इलेक्शन में आते। तो मेरा मकसद ये है कि आप ये बल्दी बरकी आबरासानी मसाइल के हल के लिए द नियरेस्ट वन कौन है। 5 साल आपकी खिदमत किया हूँ, बीच में कुछ गलतियां हुई थी, जो वोटिंग परसेंटेज कम होने से, गैर मुस्लिम वोट हमारे को नहीं मिलने की वजह से ये इलेक्शन हम हारे। इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी दुआएं करिए। 5 नंबर पे अस्मा खातून का निशान बैट है। अब यहाँ पर यह है कि जो नई नस्ल जो है, नौजवान नस्ल जो है, ये हमेशा से जो भी वोट डाले 18 to 40 साबिका में ये लोग मशीन पे बटन दबाए। अब इनको बैलेट पे वोट कैसा डालना नहीं मालूम। होना तो ये चाहिए था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन या बलदिया कंडक्ट करना था, कैंप्स को कंडक्ट करके बच्चों को बताना था कि कैसा वोट डाला जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ। आप लोग जब अंदर बैलेट, जब पोलिंग स्टेशन में अंदर जाएंगे तो आपको बैलेट बॉक्स पेपर दिया जाएगा, उसके अंदर जो है सिंबल है बैट, और 5 नंबर पे अस्मा खान नाम है। वो बैट और उसके निशान के बीच में एक ओपन स्पेस है, वहां पर आपको वोट डालना है। अगर आप कहीं लाइन पे डालेंगे तो आपका वोट वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप जो है 1 से 2 मरतबा वोट मारेंगे, आपका वोट वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप वोट डालने के बाद में इंक को सूखने दीजिए, अगर आप इंक कच्ची रहेंगी, लपट देंगे तो दूसरा धब्बा पड़ जाएगा, वोट इनवैलिड हो जाएगा आपका। तो बहुत ही होशियारी से बैलेट का इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह खिदमत का मौका दीजिए। 5 साल आपके दरमियान में रहेंगे, जो काम छूट गए आपकी बस्ती में वो पूरे काम कराने की कोशिश करेंगे। एक बुजुर्गों के लिए उनके बच्चे की हैसियत से काम करेंगे, नौजवानों के लिए उनके भाई की हैसियत से काम करेंगे, छोटे बच्चों के लिए बड़ों की हैसियत से काम करेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी। मैं गुजारिश करूंगा मजीदुल्लाह खान साहब फरक मुखातिब करें।